हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने ल्यूमिनेसेंस के बारे में बात की थी। ल्यूमिनेसेंस के 3 टाइप्स को हमने पढ़ा था, केमिकल ल्यूमिनेसेंस, फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेसेंस, जिनकी हमने शॉर्ट टर्म में डिफाइन देखी थी और क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा था। अब हमें उसी फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस को पढ़ना था, बट इन टर्म्स ऑफ एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे हम बोलते हैं जबनोस्की डायग्राम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जबनोस्की डायग्राम। ये डायग्राम में हम कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे फ्लोरोसेंस के भी प्रोसेस को और फास्फोरेसेंस के भी प्रोसेस को। डन। अब हमें पता है कि जब भी कोई एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल पे फॉल करती है, जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है, तो क्या कहते हैं, एनर्जी को गेन करने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और हमें ये भी पता है कि वो एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम वहां नहीं रुक पाते, तो उन्हें ग्राउंड स्टेट में वापस आना पड़ता है। और जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं तो जो एनर्जी उन्होंने अपने अंदर स्टोर की होती है उसे वो रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से इन फॉर्म ऑफ हीट और इन फॉर्म ऑफ लाइट, जिसकी वजह से वो कई बार लाइट या कलर एमिट करते हैं या हीट को एमिट करते हैं। ठीक है। अब जो एक्साइटेशन है इलेक्ट्रॉन की, जैसे ही बॉडी के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो एक्साइटेशन हो जाती है उन इलेक्ट्रॉन की। बट ये बॉडी पे लाइट फॉल करने और एक्साइटेशन होने का जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा इंस्टेंट होता है। इतना इंस्टेंट कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास ग्राउंड स्टेट में, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी स्पिन को चेंज कर पाए। मीन्स जैसे उनके ऊपर लाइट फॉल करेगी उन्होंने क्या हो जाना है, एक्साइट हो जाना है। तो एक्साइट होने के टाइम उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो अपनी स्पिन को चेंज कर सके। ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑन एक्साइटेशन नो स्पिन चेंज, मीन्स एक्साइटेशन के टाइम स्पिन चेंज नहीं होते। जो हमारा क्लॉकवाइज में है वो वैसा ही रहेगा, जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में है वो उसी स्पिन में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ये हमारा मॉलिक्यूल है, इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह एक ऑर्बिट में इस तरह, एक अप स्पिन के साथ है, एक डाउन स्पिन के साथ है। जैसे इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, लाइट यानी एच न्यू, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट। तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा हायर स्टेट। सपोज ये एक्साइट हो गया, डन। तो ये वाला क्या चला गया हमारा हायर स्टेट पे। अब हायर पे जाया, ये स्टेट क्या हमारी इतनी स्टेबल नहीं है, ग्राउंड पे वापस आएगा और अपनी लाइट को एमिट कर देगा इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। हो सकता है कि दोनों अलग अलग ऑर्बिट में पड़े हो, सेम ऑर्बिट में होंगे तो एक को एंटी स्पिन वाइज और एक को मतलब अप स्पिन और एक को डाउन स्पिन होना पड़ेगा। बट अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्पिन में हो तो वो इस तरह हो सकते हैं या डाउन हो सकते हैं। तो ये अगर ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, तो जैसे इस पे लाइट फॉल करेगी ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। डन। तो हमारे पास इस तरह से 2 केसेस बनते हैं। हो सकता है जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है और जो एक्साइटेड में स्टेट में गया है, इन दोनों की जो स्पिन है वो क्या हो, अपोजिट। हो सकता है कि दोनों सेम स्पिन के पड़े थे ग्राउंड स्टेट में पहले, जैसे लाइट फॉल करी, अब जो दोनों अप वाले स्टेट में है यानी एक्साइटेड में और जो ग्राउंड में, वो क्या है, सेम स्पिन के। दोनों केस हो सकते हैं बिकॉज उन्हें स्पिन चेंज करने का टाइम नहीं मिलता, इतना टाइम उनके पास होता ही नहीं कि वो अपनी स्पिन को चेंज कर पाए। जो अप स्पिन में है वो अप स्पिन रहेगा, जो डाउन स्पिन में है वो डाउन स्पिन रहेगा। डन। अब ओवरऑल इनकी स्पिन देखी जाए तो हाफ इसके लिए प्लस हाफ और इसके लिए माइनस हाफ, तो एस की वैल्यू क्या हो गई, 0। इसके लिए अगर हाफ है, इसके लिए हाफ है, तो एस की वैल्यू क्या होगी, 1। डन। अब हम यहां से निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2s+1। तो अगर मैं इसके लिए निकालूंगी 2s+1 तो 2 इंटू एस यानी कि 0 प्लस 1 यानी कि ये क्या है, 1 यानी कि सिंगलेट। और इसके लिए अगर मैं निकालूंगी यानी कि 3 यानी ट्रिपलेट। तो मेरे पास 2 स्टेट पॉसिबल है, एक आ गई सिंगलेट और एक आ गई मेरे पास ट्रिपलेट। सिंगलेट स्टेट और क्या आ गई, ट्रिपलेट। ये जो सिंगलेट स्टेट है इनमें क्या होगा,
कई सारी और स्टेट भी हो सकती है, सपोज S1, S2, S3। डन। जो ग्राउंड स्टेट होगी वो हमेशा क्या होगी, सिंगलेट, यानी कि S0। ऐसे जो ट्रिपलेट वाली स्टेट है वो क्या सकती है, T1, T2, T3 कोई भी हो सकती है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जो मर्जी, ठीक है। अब हमें पता है कि दोनों स्टेट में से जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी वो क्या होगी, मोर स्टेबल। मोर स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मोर स्टेबिलिटी, ये आपने अपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है। यानी कि जो ट्रिपलेट स्टेट है वो क्या होगी, मोर स्टेबल। और जो मोर स्टेबल स्टेट होती है वो क्या होती है, लेस एनर्जी की। मीन्स मोर इज मल्टीप्लिसिटी, मोर इज स्टेबिलिटी, दैट मीन्स लेस एनर्जी। अगर लेस इसकी एनर्जी है तो इसका मतलब एनर्जी ऑफ S1, सिंगलेट की एनर्जी किससे ग्रेटर होगी, T1 से। ऐसे ही एनर्जी ऑफ S2 इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ T2, बिकॉज ये ट्रिपलेट है, मोर स्टेबल स्टेट है। ऐसे ही एनर्जी ऑफ सिंगलेट 3 इज ग्रेटर देन T3 एंड सो, ठीक है। यानी हमारी जो सिंगलेट स्टेट है वो ऊपर लाई करेगी और ट्रिपलेट कहाँ करेगी, उसके नीचे। डन। अब हमने ये सब पढ़ लिया कि दो तरह के एक्साइटेड स्टेट आ गई, सिंगलेट और ट्रिपलेट, और इन्हीं के बेस पर अब हम अपना डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमारे डायग्राम में एक है हमारी ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब कुछ एक्साइटेड स्टेट हमें बनानी है। ये हमारी एक्साइटेड स्टेट्स है, S1, S2, S3। आप जितनी मर्जी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो, ठीक है। डन। अब इन्हीं के पीछे क्या लाई करेगी, T1, T2। ये तो सिंगलेट स्टेट आई, ऐसे ट्रिपलेट भी है, T1, T2, T3। डन। तो इनके बीच में लाई करेंगे। अब मेरे पास यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर जैसे ही रेडिएशन फॉल करेगी ये क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। अब डिपेंड कितनी इंटेंसिटी की लाइट यहाँ से हमारे इस पे फॉल करती है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी एक्साइटेशन होगी। वो 1 पे भी जा सकता है, 2 पे भी जा सकता है और 3 पे भी जा सकता है। डन। ये तो होगी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन में कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब उसे वापस आना है तो वापस आने के लिए उसके पास सिंगलेट स्टेज भी है, ट्रिपलेट स्टेज भी है। इनसे उसे कहाँ वापस आना है, ग्राउंड स्टेट में। तो वापस आने के लिए ये क्या करेगा, 4 पाथ को फॉलो करेगा। यही 4 पाथ हमारे जेबनोस्की डायग्राम का मेन पार्ट होंगे। अब कैसे, अब मान लो वो सिंगलेट 3 से सिंगलेट 2 पे आता है, स्टेट तो चेंज नहीं हुई ना, मल्टीप्लिसिटी तो सेम है ना, सिंगलेट सिंगलेट है। इसे हम बोलते हैं इंटरनल कन्वर्शन। इसे बोलेंगे हम इंटरनल कन्वर्जन। डन। तो ये क्या है, इंटरनल कन्वर्जन। अब इन इंटरनल कन्वर्जन के बाद उसे क्या करना है, ग्राउंड स्टेट पे वापस आना है। अब ग्राउंड स्टेट पे जब वो वापस आएगा तो हमारे पास टोटल 4 पाथ है। पहला पाथ है 1 पाथ, सेकंड पाथ। डन। जो फर्स्ट पाथ है हमारा, ये हमारा क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव। नॉन रेडिएटिव मतलब इसमें कहीं भी कोई रेडिएशन मतलब लाइट नहीं निकलेगी। ये इसमें क्या निकलेगी, जितनी भी उसने हीट अब्सॉर्ब की है, एक्साइटेड पे गया, वो सारी की सारी हीट को एमिट मतलब एनर्जी को एमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ हीट। जो एनर्जी है वो एमिट होगी इन फॉर्म ऑफ हीट। उसमें से सिर्फ क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो वो क्या हो गया हमारा पाथ नंबर 1। अब आते हैं अपने पार्ट 2 पे। अब दूसरे पाथ में क्या, अब दूसरे पाथ में ये इस पिन से यहां पर वापस आ रहा है, S1 से S0 पे, मतलब सेम मल्टीप्लिसिटी पे वापस आ रहा है। ये S1 से कहा वापस आया है, S0 पे, ठीक है। फर्स्ट सिंगलेट स्टेट टू ग्राउंड स्टेट वो वापस आया, तो क्या है, सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी।
ये पाथ हमारा क्या है, रेडिएटिव। 4 पाथ में से 2 नॉन रेडिएटिव होंगे, 2 क्या होंगे, रेडिएटिव होंगे। ये हमारा क्या है, रेडिएटिव पार्ट। अब ये सिंगलेट से सीधा किस पे वापस आ रहा है, डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट पे। अब सिंगलेट स्टेट क्या है हमारी, अनस्टेबल, बिकॉज अभी हमने कहा मोर इज मल्टीप्लिसिटी, मोर इज स्टेबिलिटी, तो ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट। तो सिंगलेट हमारी लेस स्टेबल स्टेट है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकता। जब यहाँ पर नहीं रहेगा तो उसे कहाँ पे वापिस आना पड़ेगा, ग्राउंड स्टेट पे वापिस आना पड़ेगा। और जब वो ग्राउंड स्टेट पे वापिस आएगा तो वह अपनी एनर्जी को एमिट कर देगा इन फॉर्म ऑफ लाइट। बिकॉज एक्साइटेशन और एमिटिशन जो होगा हमारा एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होगा, इसीलिए हम इसे यहाँ पर बोलते हैं फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस की जब हमने लास्ट टाइम डिफाइन पढ़ी थी तब भी हमने कहा था वो प्रोसेस जो क्या हो, इंस्टेंट। इंस्टेंट मीन्स जैसे ही इलेक्ट्रॉन लाइट को अपने में अब्सॉर्ब किया वैसे ही वो लाइट को क्या करना शुरू कर देंगे, अमिट। जैसे बॉडी अब्सॉर्ब करेगी लाइट को, इमीडिएटली लाइट को वो एमिट करना स्टार्ट कर देगी। तो वो प्रोसेस क्या होगा हमारा, फ्लोरोसेंस। ये किस में आ गया, पार्ट 2 में। डन। अब आते हैं पार्ट 3 पे, 3 and 4। अब 3-4 पार्ट के लिए अब हम सिंगलेट टू सिंगलेट तो वापिस आ चुके हैं। अभी ये बीच पे ट्रिपलेट भी तो है, इनका भी तो कुछ काम होगा। सपोज करो आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहां गया तो उससे अब यहां वापिस आ रहा है, तो बीच में एक ट्रिपलेट स्टेट भी पड़ती है। तो जैसे वो यहां से यहां पे वापिस आएगा, ये सारी क्या है हमारी, क्योंकि इनमें क्या हो रही है, सिंगलेट ट्रिपलेट, सिंगलेट ट्रिपलेट, सिंगलेट ट्रिपलेट। इन सारों को हम बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये इंटरनल कन्वर्जन थी, सेम में ही कन्वर्ट हो रहे थे। ये इंटर सिस्टम है, एक दूसरे से चेंज हो रहे हैं, सिंगलेट से ट्रिपलेट, ट्रिपलेट टू सिंगलेट, सिंगलेट टू ट्रिपलेट, ट्रिपलेट टू सिंगलेट। ये बार बार ये चेंजेस हो रहे हैं। अब लास्ट में चेंज पे हम कहाँ पहुंच चुके हैं, इस ट्रिपलेट स्टेज पे। इससे हमें कहाँ वापिस आना है, ग्राउंड स्टेज पे। तो सेम यहां पर भी ये 2 पाथ को फॉलो करेगी जिनसे वापिस आ सकती है। दैट इज पाथ नंबर 3 एंड पाथ 4। ये जो जिगजैग लाइन है ये हमारी हमेशा ही नॉन रेडिएटिव होगी। तो जैसे ये हमारा नॉन रेडिएटिव पार्ट था, ये भी क्या होगा, नॉन रेडिएटिव। बट इसमें ट्रिपलेट टू कहाँ वापिस आ रहा है, सिंगलेट। इसमें सिंगलेट टू सिंगलेट वापिस आ रहा है, ये फर्क है। यानी यहां पर क्या होगी, हीट एमिट होगी। जो भी एनर्जी इन्होंने अब्सॉर्ब की हुई है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या हो जाएगी, अमिट। अब आते हैं पाथ नंबर 4 पे। डन। अब इसमें पहले क्या हो गया, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुई। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग को हम ISC की शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और इंटरनल कन्वर्जन को IC में बोलते हैं। ठीक है, तो ISC यानी कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुई, क्रॉसिंग का मतलब सिंगलेट से कहा गया, ट्रिपलेट में। बार बार क्या हो रहा है, क्रॉसिंग हो रही है, मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है, सिंगलेट से ट्रिपलेट, ट्रिपलेट टू सिंगलेट, सिंगलेट टू ट्रिपलेट, बार बार ये चेंजेस आते रहेंगे। ठीक है, तो एक पार्ट तो हो गया जिसमें हमारा क्या था, नॉन रेडिएटिव, जिसमें कोई भी हीट नहीं मतलब लाइट नहीं निकली। अब आते हैं पाथ 4 पे। अब पाथ 4 में उसे ट्रिपलेट से कहा वापिस आना है, सिंगलेट से। तो यानी T1 से कहा वापिस आना है, T4 सॉरी। अब ट्रिपलेट स्टेज क्या है, स्टेबल है एज कंपेयर टू सिंगलेट। मोर स्टेबल एज कंपेयर टू S1। S1 की कंपैरिजन में तो कम से कम ज्यादा ही स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर यहां रेस्ट करेगा तो उसको एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या आएगा, टाइम लैग आएगा। अब टाइम लैग आने जैसे लाइट के अब्सॉर्ब होने में और लाइट के एमिट होने में थोड़ा सा टाइम गैप आ गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फास्फोरेसेंस। जैसे वो फ्लोरोसेंस था, ये हमारा पार्ट क्या आ गया, फास्फोरेसेंस। तो अब यहाँ पर हमारे टोटल 4 पाथ हो गए। इन 4 पाथ में से 2 तो सेम मल्टीप्लिसिटी पे वापस आ रहे थे, 2 में मल्टीप्लिसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो फ्लोरोसेंस में
लाइट एकदम से एमिट होती है, जैसे ही बॉडी अब्सॉर्ब करेगी वैसे ही वो लाइट को एमिट करना स्टार्ट कर देगी। फास्फोरेसेंस में थोड़ा सा टाइम गैप आता है, उसके बाद बॉडी लाइट को एमिट करना स्टार्ट करती है। दूसरी चीज, फ्लोरोसेंस में मल्टीप्लिसिटी सेम रहती है, उसमें वो चेंज नहीं है। इसमें मल्टीप्लिसिटी चेंज है फास्फोरेसेंस में, ये ट्रिपलेट टू सिंगलेट आता है। डन। अगर हम इसे एक कॉमन एग्जांपल से समझें तो एक कॉमन एग्जांपल क्या हो जाएगा, आप सपोज करो आप सेकंड फ्लोर पे हो, आपको सेकंड फ्लोर से वापस आना है ग्राउंड फ्लोर पे, तो आपके पास 4 रास्ते क्या, आइदर तो आप क्या कर सकते हो, स्टेयर यूज कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, लिफ्ट यूज कर सकते हो डायरेक्ट। ये सपोज करो सेकंड फ्लोर है, या आपका फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, तो आइदर तो स्टेयर यूज कर लो या फिर आप डायरेक्ट वापस आ जाओ लिफ्ट से सेकंड टू अपना ग्राउंड फ्लोर। दूसरा वे क्या है, आप सेकंड से पहले फर्स्ट पे आओ, फर्स्ट पे आए, आपको एक रेस्ट मिला, उसके बाद आप फर्स्ट पे आने के बाद आपकी चॉइस है, आप फिर से या तो स्टेयर यूज कर सकते हो या आप लिफ्ट यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास अलग अलग वे हो जाएंगे वापिस आने के, जिन्हें हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिसे हमने, और 2 पार्ट हमारे क्या नॉन रेडिएटिव जिनमें क्या निकलती है हीट, और लास्ट के 2 पार्ट हमारे नेक्स्ट 2 पार्ट हमारे क्या रेडिएटिव जिनमें लाइट निकलती है। उनमें से एक क्या है हमारा फ्लोरोसेंस और दूसरा है हमारा फास्फोरेसेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जबनोस्की डायग्राम कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। डन। अब इसी के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्विंचिंग, क्विंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस। जो फ्लोरोसेंस हमने यहां पढ़ा है उसकी क्विंचिंग, इसे दिया था स्टेन वॉलमर ने, तो इसी का नाम है स्टर्न वॉलमर इक्वेशन। यहां हमें एक इक्वेशन पढ़नी है। डन। अब क्विंचिंग क्या होता है, क्विंचिंग का मतलब होता है फ्लोरोसेंस का स्टॉप हो जाना। क्विंचिंग मीन्स अब फ्लोरोसेंस क्यों होता है, जब भी मॉलिक्यूल ने लाइट को अब्सॉर्ब किया, किसी बॉडी ने लाइट को अब्सॉर्ब किया और वैसे ही वो लाइट को एमिट करना शुरू कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस का प्रोसेस। अब फ्लोरोसेंस होता क्या है, जिसमें हमारे मॉलिक्यूल जब लाइट लेते हैं तो वो क्या आ जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद वो लाइट को एमिट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस का प्रोसेस। अगर हमारा मॉलिक्यूल किसी रीजन से डीएक्टिवेट हो जाए और फ्लोरोसेंस का प्रोसेस क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, दैट मीन्स मॉलिक्यूल बिकम डीएक्टिवेटेड एंड फ्लोरोसेंस स्टॉप। अगर हमारा फ्लोरोसेंस का प्रोसेस रुक जाए और मॉलिक्यूल क्या आ जाए, डीएक्टिवेटेड, तो उसे हम बोलते हैं क्विंचिंग। अब ये क्विंचिंग किस तरह से हो सकती है, ठीक है। अब क्विंचिंग करने के 2 तरीके होते हैं, एक होती है इंटरनल क्विंचिंग और दूसरी होती है एक्सटर्नल क्विंचिंग। अब क्विंचिंग के क्या है, हमारे पास 2 वेज है, वन इज एक्सटर्नल, एक है इंटरनल क्विंचिंग एंड अनदर वन इज एक्सटर्नल। अब इंटरनल क्विंचिंग नाम से पता लग रहा है, मींस बॉडी के अंदर अपने आप ही मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, और डीएक्टिवेट हो जाएगा तो उसका फ्लोरोसेंस का प्रोसेस वहां पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब ये जो इंटरनल क्विंचिंग है, ये अब इंटरनल क्विंचिंग में क्या होगा, अपने आप मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर ही क्या होना चाहिए, डीएक्टिवेट। जब बार बार स्पिन मल्टीप्लिसिटी में चेंज आता रहता है, अभी हमने देखा ना पीछे जबनोस्की डायग्राम में, सिंगलेट टू ट्रिपलेट, ट्रिपलेट टू सिंगलेट, अगर बार बार सिंगलेट टू ट्रिपलेट ये चेंज आता रहे स्टेट का, कभी वो ट्रिपलेट पे जाए, कभी सिंगलेट पे जाए, कभी ट्रिपलेट में जाए, तो वो खुद ब खुद क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल क्विंचिंग। हमें बाहर से कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो हमारा मॉलिक्यूल था वो खुद ब खुद क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया, दैट मीन्स इंटरनल क्विंचिंग। दूसरा क्या है, एक्सटर्नल क्विंचिंग। एक्सटर्नल मतलब बाहर से कुछ ऐड करना। अब बाहर से हम ऐसा कुछ सब्सटेंसेस इसमें ऐड करते हैं जो क्या करते हैं, जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है उसकी सारी एनर्जी को खुद में अब्सॉर्ब कर लेंगे और उसको क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। उन बाहर से ऐड होने वाले सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं क्विंचर्स।
क्विंचर्स होते हैं जिन्हें हम बाहर से ऐड करते हैं, एक्सटर्नल सब्सटेंसेस, दैट्स वाई ये क्या है, एक एक्सटर्नल क्विंचिंग है। डन। तो दो तरीके हैं किसी भी फ्लोरोसेंस के प्रोसेस को रोकने के, आइदर वो इंटरनली स्टॉप हो जाए या आप उसे एक्सटर्नली क्या कर दो, स्टॉप कर दो। अब होता क्या है, एक बॉडी, एक मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर लाइट फॉल करी H nu, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। डन। अब इस एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ने क्या करना है, फ्लोरोसेंस करना है, यानी इमीडिएटली लाइट को एमिट करने है। तो ये फ्लोरोसेंस हो गया। लाइट, इसका जो रिएक्शन रेट है वो क्या है, K1। ये मेरा कौन सा स्टेप है, फ्लोरोसेंस का। ये ऊपर वाला क्या है, एक्टिवेशन का। डन। अब मेरे पास क्या है, क्विंचिंग। क्विंचिंग में क्या है, उसको अपने आप क्या हो जाना, डीएक्टिवेट। अपने आप मॉलिक्यूल जब स्टेट को चेंज कर रहा है तो क्या हो जाए, डीएक्टिवेट। कोई लाइट नहीं एमिट की, फ्लोरोसेंस नहीं है, ये क्विंचिंग है। कौन सी क्विंचिंग, इंटरनल। दूसरा तरीका क्या है, यही जो मॉलिक्यूल है ये किसी एक्सटर्नल सब्सटेंस से रिएक्ट करे, वो इसकी सारी एनर्जी ले लेगा, क्यू स्टार में चेंज हो गया, और ये क्या हो गया, डीएक्टिवेट, यानी ए हो गया। क्योंकि ये क्यू को मैंने बाहर से ऐड किया तो ये क्यू क्या हो गया, क्वेंचर, और ये क्या हो गई, एक्सटर्नल क्विंचिंग। डन। तो अब हमारे पास एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल या तो फ्लोरोसेंस शो कर सकता है, क्या वो इंटरनल क्विंचिंग शो कर सकता है, या वो क्या कर सकता है, एक्सटर्नल क्विंचिंग को शो कर सकता है। अगर हम इस ए स्टार पर स्टडी स्टेट लगाएं, अगर मैं इसके ऊपर स्टडी स्टेट इक्वेशन को फॉलो करूं तो वो क्या हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, तो आई ऑफ ए यानी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, वो जितनी इंटेंसिटी वो लेगा उसी के अकॉर्डिंग वो एक्टिवेट होगा, यानी दिस लाइट इज इक्वल टू, इसके फॉर्मेशन पे देखो, दिस K1 जिस जिस इक्वेशन में आ रहा है इंटू ए, मीन्स इसका जो रेट है वो डायरेक्टली हमारे इसके बराबर आ जाएगा, देन K2A, इस केस में K3 इंटू दिस टर्म। डन। ये मेरी आगे क्यू के बराबर, सॉरी आई ए के बराबर, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट अब्सॉर्ब। उसकी इंटेंसिटी के बराबर। डन। अब यहां पर हम बात करें क्वांटम यील्ड की। अभी तक हमने किसी भी रिएक्शन की बात की तो मेन उसमें क्या आती है, क्वांटम यील्ड। अब वो क्वांटम यील्ड दिस एफ और क्यू की वजह से आएगी, जितना फ्लोरोसेंस होगा सिर्फ उसकी वजह से, यानी इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस डिवाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ अब्सॉर्ब लाइट। अब्सॉर्ब कितनी की हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा प्रोडक्ट किसकी वजह से आया, हमारा प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से आया। अब इसकी इंटेंसिटी क्या है, ये तो सिर्फ इस रिएक्शन में हो रहा है फ्लोरोसेंस, यानी K1 इंटू ए, और ये क्या है, ये तो पूरी की पूरी इक्वेशन ऊपर निकाल ली हमने, उसे एज सच यहां पुट कर देते हैं। डन। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, दिस इज, ये आ गई हमारी क्वांटम यील्ड के लिए हमने वैल्यू निकाल ली, आई एफ यानी कि फ्लोरोसेंस की जो इंटेंसिटी थी और इंटेंसिटी ऑफ एब्सॉर्ब। डन। ये आ गई हमारी क्वांटम यील्ड, या तो कह लो पिंचिंग की टर्म्स में या फ्लोरोसेंस की टर्म में, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सपोज करो आपने उसमें बाहर से कोई सब्सटेंस ऐड नहीं किया, अगर बाहर से ऐड नहीं किया तो क्यू क्या हो गया, जीरो। अगर क्यू जीरो हो गया, एक्सटर्नल क्विंचिंग नहीं है, दिस जीरो, देन पुट दिस इन, यूज दिस इन अबव इक्वेशन। तो ये क्या क्या, क्वांटम यील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ क्विंचर, तो ये क्या हो गई, जीरो नॉट, विच इज इक्वल टू K1, क्यू की वैल्यू का आपने क्या कर दिया यहाँ पे, जीरो।
क्यू जीरो किया, यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पर क्या हो गई, जीरो। डन, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास दो क्वांटम यील्ड आ गई, एक जब क्विंचर था तब और एक जब क्विंचर नहीं था तब। इन दोनों का रेशियो लेंगे हम, दोनों वैल्यू ऊपर निकाली है, इसकी वैल्यू पुट करो, into this value। मैंने दोनों वैल्यू लिख दी, बेस दोनों का सेम है, ये और ये सेम था, नीचे K1 कैंसल, A स्टार A स्टार A स्टार A स्टार A स्टार कॉमन लूंगी ऊपर वाले और नीचे वाली टर्म में से, वो कॉमन कैंसल हो जाएगा। तो मेरे पास आता है, ऊपर बचेगा K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू Q डिवाइड बाय K1 प्लस K2। डन, ये इसके नीचे लेके जाते हैं, वन आ जाएगा प्लस K3 के नीचे लेके जाओ, इतनी वैल्यू आ गई मेरे पास। अब दिस K1 अपॉन K2, दिस इज लाइफ टाइम, दैट इज टो, ये हमारा क्या है, लाइफ टाइम ऑफ A स्टार। कब, इन एब्सेंस ऑफ क्विंचर, जब आपने क्विंचर ऐड नहीं किया। जब क्विंचर ऐड नहीं किया तब हमारा ये लाइफ टाइम है, यानी इस वैल्यू को मैं टॉप पुट कर सकती हूँ। ये सब काम स्टैन वॉर्नर ने किया था, इसीलिए जो लास्ट में हमारी इक्वेशन आएगी इसे हम स्टैन वॉर्नर के नाम से देंगे। डन, अब आते हैं दिस टर्म, दिस इज K3 इंटू Q, ये है हमारा स्टैन वॉर्नर कॉन्स्टेंट। दिस KSV, ये हमारी इक्वेशन है, किसने दी थी, स्टर्न वॉर्नर ने, तो उसी के नाम पे इसका काम है स्टैन वॉर्नर इक्वेशन। और ये KSV है हमारा स्टैन वॉर्नर कोफिशिएंट। डन, अगर हम इनके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें, इट इज लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर ये y इज इक्वल टू mx प्लस c है, लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ग्राफ किस किस के बीच में आएगा, y एक्सिस पे मेरा आ जाएगा ये टर्म, x एक्सिस पे मेरी क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू, क्विंचर। तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और उसका स्लोप क्या होगा मेरे पास ये, और इसका इंटरसेप्ट क्या होगा 1, यानी ये मेरे पास ग्राफ आएगा। ठीक है, इसका जो स्लोप होगा वो मेरे पास क्या होगा, K ऑफ SV। डन, और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये आ जाएगा मेरे पास किसकी वैल्यू, क्विंचिंग की। तो ये था टॉपिक क्विंचिंग, किसकी क्विंचिंग, फ्लोरोसेंस की, मींस कब हमारा फ्लोरोसेंस का प्रोसेस क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। इसे दिया था स्टैन वॉर्नर ने, तो इसका नाम हो गया हमारा स्टैन वॉर्नर इक्वेशन। डन, अब क्विंचिंग दो तरीके से थी हमारी, एक्सटर्नल क्विंचिंग एंड इंटरनल क्विंचिंग। एक्सटर्नल क्विंचिंग जब मॉलिक्यूल खुद ब खुद इंटरनल क्विंचिंग मीन्स जब अपने आप को क्या हो जाए, डीएक्टिवेट, बार बार अगर वो अपनी स्टेट चेंज करता रहेगा मल्टीप्लिसिटी को, तो वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, और डीएक्टिवेट होने की वजह से फ्लोरोसेंस का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और दूसरा एक्सटर्नल, जिसमें हम क्या करेंगे, बाहर से कुछ ऐसा सब्सटेंस ऐड करेंगे जो क्या करेगा, मॉलिक्यूल की सारी जो एक्टिवेटेड एनर्जी है उसको अपने में अब्सॉर्ब करेगा और मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, डीएक्टिवेट। और जैसे वो डीएक्टिवेट हो जाएगा उसका जो हमारा फ्लोरोसेंस का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं क्विंचिंग। और इसे एक्सप्लेन किया था स्टैन वॉर्नर ने, ये उसकी इक्वेशन है। यहाँ पर हमने क्वांटम यील्ड दिया जब हमारे पास क्विंचर था, और दूसरी रेशियो में हमारे पास वैल्यू है जिस प्राइम पे हमारा क्विंचर नहीं था, क्यू की वैल्यू को हमने 0 लिया, विच इज इक्वल टू 1 प्लस KSV इंटू क्यू। क्यू हमारा क्या है, क्विंचर की वैल्यू। इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जिसकी स्लोप हमारे पास क्या होगा, दिस इज स्टैन वॉर्नर कोफिशिएंट कांस्टेंट, ये उसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, जो कि क्या होगा, स्टैन ग्राफ।
अब इसमें हमारे पास लास्ट में एक दो छोटे छोटे टॉपिक रह गए, लाइक फोटो सेंसिटाइजर्स क्या होते हैं जिन्हें हम पहले पढ़ चुके हैं, फोटो इनिबिटर्स क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ा है, और लास्ट में हमने फोटो केमिकल और जो थर्मल रिएक्शंस होती हैं इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम को स्टडी करना है, जिसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।